तो जैसे एक्सेल के आपके जो एडवांस्ड वर्जन्स हैं जैसे पावर टूल्स के, उसमें आप यूज़ करते हैं, तो वो सारी चीज़ें जो हैं वो सॉरी ये मुझे कुछ मैसेजेस भी आ रहे हैं। वालेकुम सलाम। तो वो सारे टूल्स जो हैं वो आप वो सारे डैक्स फंक्शन जो है यहाँ पे भी यूज़ कर सकते हैं। एक्सेल के अंदर डैक्स की थोड़ी सी लिमिटेशंस हैं जो कि यहाँ पर मज़ीद उसको इन्हांस कर दिया गया है, लेकिन मोर और लेस एक ही तरह से ही यूज़ होता है। अच्छा जी, अब हमारे पास ये 3 टेबल हैं, एक रीजनल डैशबोर्ड के नाम से, दूसरा भी रीजनल डैशबोर्ड है और तीसरा भी रीजनल डैशबोर्ड है। मैं बात कर रहा था रिलेशनशिप्स की, तो रिलेशनशिप जो है वो इसकी 4 टाइप्स हैं। बड़ी आसान तरीके से मैं आपको समझा देता हूँ कि आप किस तरह से इसको देखेंगे रिलेशनशिप्स को। मेरी आवाज़ सबको आ रही है? जी आ रही है। अच्छा, रिकॉर्डिंग ऑन कर लें अगर तो। हाँ जी, वो मैंने कर ली है। जो जिसने भी अपना यहाँ पे रीनेम नहीं किया ना, प्लीज़ वो रीनेम कर लें। एनोनिमस यूज़र्स काफ़ी आ रहे हैं। जी जी सुफियान, मैंने रिकॉर्डिंग ऑन कर ली है। रिकॉर्डिंग रिलेशनशिप हो नहीं रही वैसे। नहीं, इस पे नहीं नज़र आएगी, वो मैंने स्क्रीन रिकॉर्डर लगाया हुआ है। कल भी जो आपने वीडियो देखी है ना, वो स्क्रीन रिकॉर्डर से हुई हुई है, वो लिंक अप से नहीं हुई। अच्छा जी, पहली है 1 to 1। 1 to 1 रिलेशनशिप। 1 to 1 रिलेशनशिप का मतलब ये है कि आपका जो टेबल ए है, ये हमारा टेबल ए है और ये टेबल बी है। इन दोनों में जिस कॉलम की बेस के ऊपर आप रिलेशनशिप बिल्ड करने जा रहे हैं, उनमें यूनिक वैल्यूज़ हैं। जैसे हम एग्जांपल ले लेते हैं, हम साइट लेवल डेटा देख रहे हैं और हम 2 टेबल हैं, एक में पीआरबी आ रही है और एक में रेवेन्यूज़ आ रहे हैं, और हम दोनों को, इन दोनों के दरमियान में एक रिलेशनशिप बिल्ड करना चाह रहे हैं। तो साइड टू साइड जो रिलेशनशिप बिल्ड होगा वो 1 to 1 होगा, क्योंकि दोनों के अंदर साइड्स यूनिक आ रही हैं। अच्छा, इसको ना स्टेप बाय स्टेप आगे चल रहे हैं, तो आपको जहाँ पे जो चीज़ समझ में ना आए, आपने फौरी तौर पे मुझे वहीं पे स्टॉप करना है और मुझसे वो चीज़ जो है वो पूछनी है, ताकि मैं उसको रिपीट करूँ, कोई स्टेप हमारा मिस ना हो जाए। अच्छा जी, दूसरा है 1 to many। 1 to many, मैनी के लिए मैं स्टैटिक यूज़ करूँगा। पावर बीआई भी जब आप 1 to many करते हैं तो 1 की जगह पे 1 ही लिखता है, लेकिन मैनी की जगह पे स्टैटिक कर देता है। तो 1 to many का मतलब ये है कि टेबल ए के अंदर यूनिक वैल्यूज़ हैं, लेकिन टेबल बी में जिस कॉलम की बेस के ऊपर आप रिलेशनशिप बिल्ड करने जा रहे हैं, उसके अंदर डुप्लीकेट वैल्यूज़ आ रही हैं। तो ये होगा 1 to many रिलेशनशिप। आप इसी को उल्टा कर लें, मैनी टू वन रिलेशनशिप। इसमें क्या है, इसमें टेबल जो ए है उसमें डुप्लीकेट्स हैं, टेबल बी के अंदर यूनिक हैं, लेकिन काम ये एक ही तरह से करते हैं, 1 to many या मैनी टू वन। एसक्यूएल में थोड़ा सा इसका फ़र्क पड़ता है, यहाँ पर कोई ऐसा जिसका फ़र्क नहीं पड़ता। और लास्ट पे है मैनी टू मैनी। मैनी टू मैनी रिलेशनशिप उस केस में होता है जब आपके पास दोनों टेबल जो हैं, टेबल ए और टेबल बी, जिनके दरमियान रिलेशनशिप बिल्ड करने जा रहे हैं, उनमें डुप्लीकेट वैल्यूज़ हैं, यूनिक वैल्यूज़ नहीं है। अच्छा, सिर्फ आपके नॉलेज के लिए एक चीज़ बता रहा हूँ कि ये जो पहले 3 रिलेशनशिप के टाइप्स हैं, ये आप एक्सेल के अंदर भी कर सकते हैं। और एक्सेल के अंदर इस तरह से कि आप पावर पिवट जब यूज़ करते हैं तो वहाँ पर भी रिलेशनशिप का ऑप्शन है, तो वहाँ पर 1 to 1 भी कर सकते हैं, 1 to many भी कर सकते हैं और मैनी टू वन भी कर सकते हैं। लेकिन एक्सेल पावर बीआई के अंदर या पावर पिवट के अंदर आप मैनी टू मैनी रिलेशनशिप नहीं बिल्ड कर सकते। अलबत्ता पावर बीआई के अंदर ये फंक्शन जो है ये अवेलेबल है, आप मैनी टू मैनी रिलेशनशिप भी बिल्ड कर सकते हैं। अब उसका तरीकाकार क्या होता है, मॉडल व्यू कल आप सबको मैंने दिखाया था। मॉडल व्यू के अंदर आपका डेटा है, लेट्स से हमने ये 3 टेबल इंपोर्ट किए हैं। इसको नीचे ले जाता हूँ। अब मुझे क्या करना है कि इन तीनों टेबल के अंदर आप देखें तो रीजन आ रहा होगा। अच्छा, यहाँ पर भी सॉर्ट होगा, सब रीजन यहाँ पे भी आ रहा है और सेम सब रीजन इधर भी आ रहा है और सेम सब रीजन यहाँ नीचे भी आ रहा है। ये 3 सब रीजन आ रहे हैं। मैं ये चाह रहा हूँ कि मैं किसी एक टेबल का सब रीजन विजुअल में डालूँ, बाकियों का डेटा ऑटोमेटिकली उठा लूँ, तो मुझे हर एक का सब रीजन में डालना पड़े। मैं इन 3 टेबल से एक ही टेबल या एक ही विजुअल जो है वो क्रिएट कर सकूँ पावर बीआई के अंदर। मैं एग्जांपल देता हूँ पहले आपको।
ये हमारा एक डैशबोर्ड आ गया और इसके अंदर मैं एक सिंपल सा विजुअल क्रिएट कर लेता हूँ। ये इसको एक्सपैंड करते हैं ताकि आपको अच्छी तरह से नज़र आए। अच्छा, मेरे पास जो पहला रीजनल डैशबोर्ड का टेबल है उसमें से मैंने उठा लिया सब रीजन कहीं इधर होगा ये, ठीक है। इसको मैंने एक्सेस में डाल दिया और इसी सब रीजन का जो टोटल रिचार्ज है वो मैंने वैल्यूज़ में ऐड कर लिया। तो आप देखें उस सब रीजन का जो रिचार्ज है वो उसकी वैल्यूज़ यहाँ पर कॉलम्स की सूरत में शो हो रही हैं। अब मैंने यहीं से दूसरे डैशबोर्ड में गया, उसमें से भी टोटल रिचार्ज उठा लिया और ये सब रीजन के नीचे होगा टोटल रिचार्ज, और इसको भी मैंने वैल्यूज़ में ऐड कर लिया। अब देखें हुआ क्या है। अच्छा, इसका काउंट नहीं लेना था मुझे, इसका मुझे सम करना था। मैं इसको ओके, तो टोटल रिचार्ज का काउंट क्यों ले रहा है ये? ओह उप्स, ये आएगा। अब देखें दोनों की वैल्यूज़ में ना फ़र्क आ रहा है। अब फ़र्क क्यों आ रहा है ये भी मैं आपको बताता हूँ। मैं तीसरा भी रिचार्ज ले लेता हूँ। टोटल रिचार्ज तीसरा जो है वो भी सब रीजन के नीचे ही होगा। ये आ गया। तो ये 3 रिचार्ज के आ गए। 2 के बार बहुत बड़े हैं और उनका साइज़ एक जितना है, लेकिन अगर आप इसकी बात करें तो यहाँ पर ये 1.5 बिलियन है, 1.530, 1.491, तो ये वैल्यूज़ डिफरेंट हैं। लेकिन अगर आप इसकी बात करते हैं जो ब्लू और ऑरेंज ग्राफ्स हैं, 31 बिलियन यहाँ पे आ रहा है, 31 ही इधर आ रहा होगा, 31 ही यहाँ पे है, 31 एंड सो ऑन। इसी तरह अगर इसकी बात करें तो 35, 35, 35। ये क्या कर रहा है कि ये टोटल वैल्यूज़ जो हैं वो उसके सामने शो कर रहा है। ये इसको समराइज़ नहीं कर रहा। समराइज़ क्यों नहीं कर रहा? क्योंकि इसको समझ नहीं आ रही कि मैंने किस बेस के ऊपर समराइज़ करना है। तो समझाने का तरीकाकार इसको ये है कि आप इस सब रीजन को उठाएं, इसके ऊपर ड्रॉप करें, तो ये मैनी टू मैनी रिलेशनशिप क्रिएट कर देगा। अब यहाँ पे उसने आपको बता दिया जी कि मैं सब रीजन की बेस के ऊपर, ये देखें ग्रे हाईलाइटेड कॉलम, ये इनकी बेस के ऊपर ये मैनी टू मैनी रिलेशनशिप बिल्ड कर रहा है। और क्रॉस फिल्टर होगा दोनों तरफ से, किसी भी तरफ से आप क्रॉस फिल्टरिंग कर सकते हैं। वन साइडेड करेंगे तो एक जो भी आपने सेलेक्ट किया है उसके ऊपर आप फिल्टर अप्लाई कर सकते हैं। अच्छा, अब मैंने एक रिलेशनशिप बिल्ड कर दिया। मैं थोड़ा सा इसको बड़ा करता हूँ ताकि आप लोगों को ज़रा ज़्यादा बेहतर तरीके से विजिबल हो जाए। अच्छा, अब दोबारा जाके विजुअल देखें। अब क्या हुआ, जिसके साथ आपका रिलेशनशिप बिल्ड हुआ है ना उसके ग्राफ अपडेट हो गए हैं। ये देखें 7.5, ये 35 बिलियन पे जा रहा था, 9.5 और इस तरह आ रहा है। लेकिन ब्लू बार्स अभी तक उसी तरह से हैं। क्यों? इस जो टेबल है इसका कोई रिलेशनशिप नहीं है इनके साथ, तो हम इसका भी रिलेशनशिप यहाँ से क्रिएट कर देते हैं। अब जैसे ही मैं इसका रिलेशनशिप क्रिएट करूँगा तो मैं आपको दिखाता हूँ। अब वो भी समराइज हो गया। अब देखें इसमें भी ब्लू में 9, ये आई थिंक 30 या 31 बिलियन के लगभग था। तो ये भी रीजन बाय रीजन डेटा समराइज हो गया। अच्छा, इसके अंदर डेटा में डिफरेंस आपको बहुत ज़्यादा नज़र आएगा क्योंकि ये एक तो कंप्लीट नहीं है, दूसरा इस डेटा में बहुत ज़्यादा चीज़ें चेंज की हुई हैं ताकि एक्चुअल डेटा ना किसी के साथ शेयर हो जाए। तो ये चीज़ है जो कि रिलेशनशिप बिल्डिंग में आपको हेल्प करती है समराइज़ करने में। अब इसका यूज़ कहाँ पे है? आप मोस्ट ऑफ द टाइम हमारे पास हिस्टोरिकल डेटा होता है। हम साइट्स की बात करें, हम चैनल में रिटेल की बात कर लें। अब इनकी जो टैगिंग है ना ये हिरार्की लेवल पे चेंज हो रही होती है। हम साइट की बात करें फॉर एग्जांपल, तो साइट किसी एक फ्रेंचाइज से उठ के दूसरी फ्रेंचाइज में चली जाती है, वो एरिया टैग कर रहे होते हैं। फिर किसी एक ग्रिड से वो फ्रेंचाइज ही दूसरे ग्रिड में मूव होगी तो वो उस लेवल पे जाके चेंज होगी, या पूरे का पूरा ग्रिड उठा के इन्होंने किसी और रीजन को दे दिया या पर्टिकुलर साइट्स दूसरे रीजन में दे दी तो उसकी सारी हिरार्की चेंज हो जाती है। तो हम क्या करते हैं, हम एक फाइल बना लेते हैं हिरार्की की जिसके अंदर अपडेटेड टैगिंग होती है और बाकी के अंदर जो बेस लेवल डाटा है जैसे साइट लेवल डाटा है, बाकी सारी की सारी हमारी जो
फाइल्स हैं या जो टेबल्स हैं उनके अंदर ऐसे ही पड़ा होता है। रिलेशनशिप बिल्ड करते हैं और जो हायरार्की लेवल की रिपोर्ट है, फाइल है, उसके ऊपर हम जाके समरी या ग्राफ जो है बिल्ड करना शुरू कर देते हैं। तो वो अपडेटेड हायरार्की के ऊपर हमारी रिपोर्ट जो है बिल्ड हो जाती है। इसलिए ये चीज़ ज़हन में रखिएगा कि रिलेशनशिप बिल्डिंग जो है ये बहुत इंपॉर्टेंट है। और फर्स्ट जो आपकी असाइनमेंट है, जो भी डेटा आपने कल अपलोड किया था आपने अपनी रिपोर्ट्स के अंदर, उनमें रिलेशनशिप सर्च करें। आई थिंक राना जाहिद की मैं एक वो देख रहा था, इनका ऑटोमेटिकली रिलेशनशिप बिल्ड हो गया था। वो क्यों हुआ था? क्योंकि पावर बीआई ने खुद से डिटेक्ट किया कि ये दो कॉलम हैं, इनमें डेटा भी एक जैसा नज़र आ रहा है और मास्टर आईडी इनका नाम भी एक जैसा है, तो इसका मतलब है इनका रिलेशनशिप बनता है। तो वो ऑटोमेटिकली 1 to 1 या 1 to many रिलेशनशिप जो है आपका क्रिएट कर देता है। ठीक है जी। रिलेशनशिप के ऊपर कोई क्वेश्चन है, कोई चीज़ समझ में नहीं आई तो आप पूछ सकते हैं। ठीक है। समझ आ गया सबको? अच्छा जी, मेरे पास कुछ माशाल्लाह 4 मैसेजेस आ रहे हैं। इसका मतलब ये है कि इंटरेस्ट जो है वो डेवलप हो रहा है पावर बीआई का। जी आसमा, आप क्या पूछना चाह रही हैं? मैं पूछना ये चाह रही हूँ कि ये पावर बीआई में ऑटोमेटिक रिलेशनशिप बिल्डिंग क्यों नहीं होती है, आप मैनुअली क्यों कर रहे हैं? हाँ, ऑटोमेटिक रिलेशनशिप बिल्डिंग होती है जब वो डिटेक्ट कर लेता है कि कौन सा कॉलम जो है, उस कॉलम नेम सेम है, डेटा टाइप सेम है, तो ऑटोमेटिकली कर लेगा। लेकिन मैनी टू मैनी नहीं करेगा, मैनी टू मैनी कभी भी नहीं करेगा। वो 1 to many 1 to 1 रिलेशनशिप ऑटोमेटिकली बिल्ड करता है। मैनी टू मैनी आपको मैनुअल करना पड़ता है। अस्सलाम वालेकुम। मतलब अगर बहुत बड़ा डेटा सेट होगा तो आपको मैनुअली जाके करना पड़ेगा? देखें, मैं आपके 2 टेबल हैं, दोनों में डुप्लीकेट वैल्यूज़ आ रही हैं, तो आपको मैनी टू मैनी बनता है उसका, तो वो आपको करना पड़ेगा। 2 टेबल हैं, एक में यूनिक वैल्यूज़ हैं, एक में डुप्लीकेट वैल्यूज़ हैं, तो फिर और उनके कॉलम नेम सेम है, उनके अंदर डेटा टाइप सेम है, तो ऑटोमेटिकली डिटेक्ट कर जाएगा। अब ये देखें ना, मैनेज रिलेशनशिप्स पे जाएं, आप यहाँ से इस पर क्लिक करें तो ये ऑटो डिटेक्शन का ऑप्शन वैसे ही आ रहा है इसमें। यहाँ पर रिलेशनशिप उसने कोई डिटेक्ट नहीं किया। उसकी रीज़न क्या है? क्योंकि उसको ऐसा मिला ही कुछ नहीं है जहाँ पर यूनिक वैल्यूज़ भी हों किसी एक पर्टिकुलर टेबल के अंदर, किसी एक कॉलम में नेम भी उनके सेम हो, डेटा भी उनका सेम हो। जी आसमा, आप भी कोई क्वेश्चन करना चाह रही थी? एक क्वेश्चन मैं कर रही थी आबिद साहब। जी जी इसमें एक क्वेश्चन है कि आपने जो रिलेशनशिप बनाया था सब रीजन के साथ, जी जी। तो आपने ग्राफ सब रीजन पे ये लेकर जाना है? हाँ, ये देखें, ज़बरदस्त क्वेश्चन। आपने सब रीजन को पिक करना है, ड्रैग एंड ड्रॉप करना है दूसरे सब रीजन के ऊपर। हाँ, मैनेज रिलेशनशिप पे जाके आप कर सकती हैं, वो थोड़ा सा ज़्यादा लेंथी काम हो जाता है। ये इजी है ड्रैग एंड ड्रॉप वाला। सिंपली ये इसको डेटा उठाएं। आपका ये आपका एक ही रीजन, तीनों सेंट्रल रीजन का डेटा था, इसलिए आपने सब रीजन के साथ किया? ये तीनों डेटा सेट जो हैं ये सेंट्रल रीजन के थे, डिफरेंट ईयर्स के। एक आई थिंक 2017 2018 का है, एक 2019 का है, और एक कोई 2020 का हाफ ईयर का है। अच्छा, एक और क्वेश्चन कि आपने कहा यूनिक आईडी के यूनिक नहीं होगा, वो तो बहुत सी चीजों का बहुत दफा सेम होगा। अच्छा, अब एक सेकंड दे, मैं ज़रा अपना इसको अच्छा ये देखें, ये दोनों साइडों पे स्टैरिक नज़र आ रहा है आपको? आ रहे नजर। अच्छा, ये स्टैरिक का मतलब ये है कि मैनी टू मैनी रिलेशनशिप बिल्ड हुआ है। 1 to many होगा तो ये स्टैरिक की बजाय किसी एक साइड पे 1 आ जाएगा, और अगर 1 to 1 होगा तो दोनों साइड पे 1 लिखा हुआ आ जाएगा। ठीक है, थैंक यू। अच्छा, इस पर एक चीज इस तरह कीजिए कि आप जितने भी टाइप्स आपने बताई हैं, 1 to 1, 1 to many, जी जी, many to 1 and many to many, उसकी कोई अगर प्रैक्टिकल एग्जांपल जस्ट वर्बली बता दें, आप करके ना आप दिखाएं, लेकिन जस्ट वर्बली बता दें कि किस तरह का रिलेशन हो तो वो ये है, कौन सा रिलेशन हो तो वो ये है। साइट हायरार्की, आपके पास एक फाइल है जिसके अंदर साइट आईडी भी लिखी हुई है और रीजन भी लिखा हुआ है, ठीक है? और ये हो सकता है चेंज होता हो हर महीने या दूसरे महीने या तीसरे महीने, कोई एक साइट उठी दूसरे रीजन में चली गई या तीसरे रीजन में चली गई, तो इस तरह मूवमेंट हो रही है। एक एग्जांपल दे रहा हूँ, रियल टाइम पे रीजन टू रीजन मूवमेंट साइट्स की नहीं होती।
नॉर्मली। अच्छा, दूसरी एक फाइल है जिसके अंदर साइट आईडी भी है, मंथ भी है, रीजन है या नहीं है उसको छोड़ दें, रेवेन्यू भी है। अब ये साइट ए जो है ना वो जैन में भी आ रही है, ए साइट फेब में भी आ रही है, मार्च में भी आ रही है, और उसका रेवेन्यू भी उसी मंथ का आ रहा है। तो अब जब आप साइट हायरार्की का इस रेवेन्यू के साथ रिलेशनशिप बिल्ड करेंगे तो ये बन जाएगा वन टू मैनी रिलेशनशिप। ये चीज़ क्लियर है आपको? ये बन जाएगा वन टू मैनी। इसको अपोजिट कर लें तो मैनी टू वन हो जाएगा, ठीक है। अच्छा, अगर इसके अंदर से हम मंथ निकाल देते हैं तो ये डेफिनेटली ये साइट आईडी यूनिक हो जाएंगी। साइट है, रेवेन्यू है, जब फिर रिलेशनशिप आप बिल्ड कर रहे होंगे तो वो रिलेशनशिप बनेगा वन टू वन। मुझे एक सेकंड दीजिएगा। वालेकुम सलाम। यार मैं तो ट्रेनिंग में बैठा हूँ अब्दुल्ला, बैलेंस करवा के ना अपने नंबर से। आबिद आपकी आवाज नहीं आ रही। हाँ जी, माजरत, मेरी कॉल थी एक, इसलिए मैंने म्यूट किया था। अच्छा, ये हो गया आपका वन टू वन और वन टू मैनी रिलेशनशिप या मैनी टू वन। अब मैनी टू मैनी किस केस में होगा? मैनी टू मैनी इस केस में होगा कि अगर आपका यहाँ पर साइट है, मंथ है, रेवेन्यू है, और इसी तरह का एक और टेबल भी है जिसमें साइट, मंथ और बेस है। अब इन दोनों में जो साइट ए है ना या साइट बी है वो मल्टीपल टाइम आ रही है, हर महीने वो साइट जो है वो शो हो रही है। अब क्या होगा? अब आपका जो रिलेशनशिप बिल्ड होगा वो मैनी टू मैनी रिलेशनशिप होगा, ठीक है। यहाँ पे जो मैंने आपको बताया ना यूनिक वैल्यूज़ और डुप्लीकेट वैल्यूज़, उसका यही मतलब है कि अगर आप जिस कॉलम की बेस के ऊपर रिलेशनशिप बिल्ड करने जा रहे हैं उसके अंदर यूनिक वैल्यूज़ हैं दोनों टेबल में तो वन टू वन है, किसी एक टेबल में यूनिक और दूसरे में डुप्लीकेट है तो वन टू मैनी हो जाएगा। लेकिन अगर दोनों के अंदर डुप्लीकेट वैल्यूज़ आ रही हैं, जैसे मैंने आपको अभी एक एग्जांपल दी है सब्सक्राइबर बेस और रेवेन्यू के टेबल्स बना के, तो यहाँ पर मैनी टू मैनी रिलेशनशिप बनेगा क्योंकि आपके दोनों टेबल में साइट आईडी जो है वो मल्टीपल टाइम आ रही है। चलिए थोड़ा सा बोलिए, इसका पहला आपने लिखा है ए बी कॉलम में, जब वन वन है दैट वन टू वन है, दैट मींस यूनिक यूनिक के कॉलम ए और बी में कोई वन मतलब दोनों यूनिक वैल्यूज हैं जो डिफरेंट है एक दूसरे से। सिमिलरली वन टू मैनी जो आप कह रहे हैं उसमें एक में यूनिक एक डुप्लीकेट है, और तीसरे में डुप्लीकेट और यूनिक फर्क क्या है? मतलब डुप्लीकेट से हमारा वो एग्जैक्ट कॉपी वैल्यू है सेम उसमें। इसी क्वेश्चन को अगर इसी क्वेश्चन को अगर मैं थोड़ा सा रिफ्रेज भी करूं जो कि मैं कंसिडर ये कर रहा हूँ कि वन टू मैनी उस केस में है कि अगर एक शीट में ये साइट्स की लिस्ट है जिसमें साइट्स डुप्लीकेट नहीं हो रही, और दूसरी लिस्ट में जहाँ पे वही साइट आईडीज हम लोग मैच कर रहे हैं वहाँ पे डुप्लीकेट्स मौजूद हैं, तो इज इट वन टू मैनी? एक में डुप्लीकेट नहीं हो रही, यूनिक हैं, और दूसरे में हो रही हैं तो ये वन टू मैनी है। ऐसे ही ऐसे ही। और जो अभी आपने मैच किया था चूंकि उसमें दोनों में डुप्लीकेट हो रहे थे, बार बार रिपीट हो रहे थे सब रीजंस, तो उस वजह से मैनी टू मैनी हो गया। ओके, इसकी कोई एग्जांपल अगर आप करके दिखा सकें ये वन टू मैनी। अच्छा, आपको वन टू मैनी की मैं एग्जांपल करके दिखाता हूँ। मुझे उसके लिए एक नई न्यू फाइल मैं ओपन करता हूँ। इसमें ऑलरेडी काफ़ी डेटा मैंने ऐड कर दिया है। कल मैंने आपको ना एक फ़ोल्डर में से डेटा अपलोड करके दिखाया था जो था मल्टीपल फाइल्स थी, डेली की एक फ़ाइल है, और वो डेटा है बेसिकली डेटा ट्रैफिक है, वॉइस ट्रैफिक है, या पीआरवी यूटिलाइजेशन वगैरह साइट लेवल का डेटा है, ठीक है। मेरे पास अपडेटेड जो हमारी हायरार्की है जिसमें साइट टू रीजन या साइट टू फ्रेंचाइज या ग्रिड टैगिंग पड़ी है, वो भी है जिसके अंदर साइट आईडी यूनिक होगी, हर साइट के आगे इस तरह से हायरार्की बनती है। तो मैं ये दोनों टेबल इंपोर्ट करता हूँ और फिर मैं आपको इसका रिलेशनशिप बिल्ड करके दिखाता हूँ। अब पहला जो मेरी फाइल है वो एक्सेल में है,
तो मैं एक्सेल ही उठा लेता हूँ, C1 C1। अब ये मैंने गेट डेटा किया, इसमें साइट्स के नाम से एक फ़ाइल आ रही है। मुझे अब अगर इसमें डुप्लीकेट होगा, एक्सेल एरर देता है लेकिन ये मैन टू मैन रिलेशनशिप बनाता है। तो ये मेरी हायरार्की फाइल है, इसमें डेफिनेटली जो ये मेरा कॉलम है जिसकी बेस के ऊपर मैं रिलेशनशिप बिल्ड करने जा रहा हूँ, वो यूनिक होना ज़रूरी है, और वो है साइट आईडी। ये देखिए, ये जो सम हो रहा है। दूसरा जो है वो फोल्डर हम अपलोड कर लेते हैं, और फोल्डर हमारा जो है वो लेट्स से मैं फोल्डर कहाँ पड़ा होगा, सी ड्राइव, टेम्प और यूटिलाइजेशन, डेटा ट्रैफिक। ओके, अब ये जी हमारे पास सारी फाइल्स आ गई हैं, जो कि आई थिंक 200 समथिंग फाइल्स थी। इसको मैं लोड कर लेता हूँ। अब मेरे पास दो टेबल बन गए हैं। एक टेबल बन गया है साइट आईडी का, जिसके अंदर मेरा मानना ये है कि यूनिक साइट्स हैं, और दूसरे में चूंकि डेली का डेटा है तो डेली वो साइट रिपीट हो रही है, वो बार बार आ रही है। अगर 293 फाइल्स हैं तो 293 टाइम वो साइट उसमें रिपीट हुई है, मीन्स के डुप्लीकेशन है। अब इसका हम एक रिलेशनशिप बिल्ड करके देखते हैं। थोड़ा सा टाइम लेगा, काफ़ी ज़्यादा जो है वो फाइल्स हैं, तो उसको इसने करना है। अच्छा यासिर साहब, अभी इसके बाद ना इसको डिस्कस करते हैं, आपका रिलेशनशिप क्यों बिल्ड नहीं हो पा रहा, इसको देख लेते हैं।
अच्छा जी, ये हमारे पास दो टेबल आ गए हैं और इनके अंदर अगर आप देखें तो साइट आईडी के नाम से कॉलम यहाँ पर साइट के नाम से है और इसके अंदर साइट आईडी के नाम से है। हम वैसे इसको चेक करते हैं कि क्या ये हमें ऑटो डिटेक्ट करके देता है रिलेशनशिप। उसको नहीं मिला क्योंकि उसको कॉलम नेम डिफरेंट मिल रहे हैं। आपने क्या किया, इस साइट आईडी को पिक करके यहाँ पे ड्रॉप किया। मैनी टू मैनी कर रहा है। मैनी टू मैनी इसलिए कर रहा होगा कि मेरी इस फाइल के अंदर भी डुप्लीकेट्स हैं। लेट मी रिमूव द डुप्लीकेट्स फर्स्ट। C1 डेटा रिमूव डुप्लीकेट्स और साइट आईडी, एक डुप्लीकेट था ये। सेव और यहाँ पे जाके मैं सिंपली इसको डेटा को रिफ्रेश कर दूंगा। यासिर साहब, आप ना अपना इसके बाद सिस्टम एक दफ़ा शेयर कर दीजिएगा, या यहीं पे मैं बाय फेस ही आपका वो देख लूँगा सिस्टम। फिर इसमें देख लेते हैं मे बी दोनों जो टेबल हैं इनके अंदर, या ये हो सकता है कि आप एक्सेल के ऊपर तो नहीं क्रिएट कर रहे हैं ये रिलेशनशिप। यहाँ पर मैनी टू मैनी तो नहीं केस हो जाना चाहिए। इको बहुत ज़्यादा है। टेक्स्ट कर दें मुझे, इस पे चैट में कर दें। हाँ जी, एक्सेल के अंदर मैनी टू मैनी नहीं होगा, किसी भी सूरत में मैनी टू मैनी नहीं होगा। एक्सेल में 1 to 1 हो सकता है, 1 to मैनी हो सकता है, लेकिन मैनी टू मैनी नहीं हो सकता। अच्छा आबिद भाई, मुझे ये बताइएगा कि ये जो आप आइडेंटिफाई तो कर लेते हैं 1 to मैनी का रिलेशन तो पता लग जाता है, मैनी टू 1 का कैसे पता लगेगा? ये एक ही तरह की चीज़ है। अब सिर्फ इसमें होता ये है कि इसको अगर बोथ वे आप यूज़ करते हैं, बोथ वे का मतलब ये है कि किसी भी तरफ से आप पिवट लगाएं तो काम करे, तो फिर तो ये एक ही तरह से काम करते हैं दोनों। लेकिन अगर आप इसको किसी एक टेबल से दूसरे टेबल पे स्ट्रिक्ट कर देते हैं तो फिर इसकी थोड़ी सी फंक्शनैलिटी में फ़र्क आता है कि अगर मिसाल के तौर पे 1 to मैनी आपने लगाया है और मैनी वाले टेबल के ऊपर जाके डेटा को समराइज़ करना चाहें तो वो नहीं करेगा, वो 1 वाले यूनिक टेबल को वहाँ पे समराइज़ नहीं करेगा। लेकिन नॉर्मली हम क्या करते हैं, हम बोथ वे ही यूज़ करते हैं इसे। अच्छा जी, ये हमारा डेटा रिफ़्रेश हो गया। रिलेशनशिप्स ऑटो डिटेक्ट, नो रिलेशनशिप, साइट आईडी टू साइट आईडी। अब देखिए यहाँ पर एक रिलेशनशिप बना है। मुझे सिर्फ एक सेकंड दें, मैं ज़रा इसको जूम भी कर देता हूँ ताकि आपको ज़्यादा बेहतर तरीके से वाज़ेह हो। अब राइट साइड पे जो साइट्स का कॉलम था, इसमें अगर आप देखें तो इसके अंदर यूनिक वैल्यूज़ थी फ्रेंच साइट आईडी की, इसलिए 1 लिखा हुआ है इसके साथ। और जो साइट डेटा है उसके अंदर मैंने आपको बताया था 293 फाइल्स हैं, जिसकी वजह से डुप्लीकेट वैल्यूज़ डेफिनेटली वो साइट डेली बेस पे रिपीट हो रही है, तो डुप्लीकेट वैल्यूज़ हैं जिसकी वजह से 1 to मैनी रिलेशनशिप इसका क्रिएट हुआ है। आई होप ये पॉइंट आपको क्लियर हो गया होगा। क्लियर।
अच्छा जी, अच्छा उसके बाद अब थोड़ा सा अगर रिलेशनशिप आपको क्लियर है तो हम थोड़ा सा बात कर लेते हैं डैक्स फंक्शन की। अब डैक्स फंक्शन मैंने जैसे आपको कल बताया था कि 3 तरह से हम डैक्स फंक्शन लगाते हैं। एक होता है जो टेबल हम क्रिएट करते हैं, दूसरा कॉलम के ऊपर लगाते हैं और तीसरा मेजर्स क्रिएट करते हैं। सबसे पहले मैं कॉलम्स पे जाऊंगा क्योंकि कॉलम के ऊपर डैक्स लगाना सबसे आसान है। डिफरेंस क्या है कि जब कॉलम के ऊपर आप डैक्स लगाते हैं तो वो रो बाई रो हर चीज़ को सम अप या कैलकुलेट करता जाता है, लेकिन यही एक्टिविटी जब आप मेजर में करते हैं तो वो उस वही काम करता है जो कि आप सब टोटल एक्सेल में करते थे। तो जो आपकी फिल्टर के अंदर चीज़ें आ रही हैं सिर्फ उनको सम कर रहा है या एवरेज कर रहा होता है, बाकी चीज़ों को सम नहीं कर रहा था। मेजर का कैलकुलेशन आपको कहीं पे नज़र नहीं आती अनटिल अनलेस आप उसको विजुअल में अप्लाई ना करें। इसके अलावा टेबल के ऊपर हम जो है वो अप्लाई करते हैं और टेबल के ऊपर जो है वो कंप्लीट टेबल क्रिएट कर सकते हैं, वो भी मैं आपको करके दिखाऊंगा किस तरह से होगा। स्टार्ट करते हैं टेक्स्ट फंक्शन से। आप लोग यूज़ करते रहते हैं टेक्स्ट फंक्शन एक्सेल के अंदर भी, जैसे लेफ़्ट का फंक्शन है, राइट फंक्शन है, प्रॉपर अपर और लोअर का फंक्शन है। इसी तरह कॉन्कैटिनेट यूज़ करते हैं या लेफ़्ट मिड राइट, आई थिंक मैंने पहले भी आपको बता दिया। तो ये सारे फंक्शन आप यहाँ पे भी उसी तरह से यूज़ कर सकते हैं। कैसे यूज़ करना है? सबसे पहले आपने ये कॉलम न्यू कॉलम क्रिएट करना है। बेहतर तरीकाकार ये है कि डेटा व्यू में रहते हुए आप फंक्शन लगाएं ताकि उसका सारा काम भी आपको नज़र आ जाए साथ ही। आप किसी भी व्यू में रह के ये लगा सकते हैं, कॉलम ऐड कर सकते हैं और डैक्स लिख सकते हैं, लेकिन अच्छी प्रैक्टिस ये है कि यहाँ पे आप अच्छा, अब प्रॉब्लम स्टेटमेंट ये है कि मुझे टेक्नोलॉजी में से 2G, 3G और 4G ये अलग अलग करके देखनी है कि 2G का एक कॉलम बन जाए, 3G का एक बन जाए और 4G का एक कॉलम बन जाए। तो उसका तरीकाकार ये मैं लिख देता हूँ। ये है कॉलम नेम, जो इक्वल टू साइन है उसके लेफ्ट साइड पे जो कुछ भी लिखेंगे वो कॉलम नेम बन जाएगा। उसकी राइट साइड पे आपने फॉर्मूला लिखना है, ठीक है। तो आप लोग यूज़ करते रहें लेफ़्ट, राइट और मिड फंक्शन। तो यहाँ पर मैं लेफ़्ट को यूज़ करूँगा, लेफ़्ट फंक्शन, और लेफ़्ट फंक्शन में मुझे कॉलम नेम देना है। तो आपने एक चीज़ हमेशा याद रखनी है कि जब भी आप बात करेंगे डैक्स फंक्शन में कॉलम नेम की, तो आपने स्क्वायर ब्रैकेट से स्टार्ट लेना है। ये देखिए, ये स्क्वायर ब्रैकेट है और यहाँ पर आपने लिख दिया टेक्नोलॉजी। ओपन होगी, नेम आ जाएगा, क्लोज हो जाएगी, ये कॉलम नेम इस तरह से आ जाएगा। उसके बाद नंबर ऑफ कैरेक्टर्स, नंबर ऑफ कैरेक्टर्स हम ले रहे हैं जी 2। बाकी चीज़ उसी तरह जिस तरह से आप एक्सेल में कर रहे थे। आपने एंटर की, हिट की, तो उसने आपको यहाँ पर 2G पिक करके दे दिया। अच्छा, इसी को मैं यहीं से कन्वर्ट करता हूँ 3G में। मिड का फंक्शन यूज़ करना पड़ेगा क्योंकि 3G का वर्ड जो है वो मिडल में आ रहा है। तो आप यहाँ पे यूज़ करेंगे मिड और कॉलम नेम वही होगा, लेकिन इसकी थोड़ी सी इसका कैच ये है कि यहाँ पर आपको 2 आर्गूमेंट्स देने पड़ते हैं, स्टार्टिंग पॉइंट और उसके बाद कितने नंबर ऑफ कैरेक्टर्स हैं। तो इस केस में हमारा स्टार्टिंग पॉइंट बनेगा 4, क्योंकि 2G से अगर आप 3 तक काउंट करें, 2 इज़ द फर्स्ट कैरेक्टर, G इज़ सेकंड, प्लस इज़ थर्ड एंड 3 इज़ फोर्थ कैरेक्टर। तो 4th कैरेक्टर भी चाहिए और 5th भी चाहिए, तो 4, 2 कर देंगे ताकि ये 2 कैरेक्टर यहाँ से पिक कर लें। अब लास्ट जो इसका वेरिएंट है वो है राइट फंक्शन का। अगर हम यहाँ पे लिखें राइट और टेक्स्ट है हमारा टेक्नोलॉजी, 2, तो ये राइट साइड की वैल्यूज़ पिक कर लेगा। तो ये बड़ा सिंपल सा था कि किस तरीके से आप लेफ़्ट, राइट या मिड की वैल्यूज़ पिक कर सकते हैं। इसी तरह का एक और बड़ा सिंपल फार्मूला आप यूज़ करते रहे हैं एक्सेल के अंदर, जो कि था कॉन्कैटिनेट का। कॉन्कैटिनेट आप मल्टीपल कॉलम्स को या उसको आप क्लब कर सकते हैं। याद रखिएगा, पावर BI के अंदर अगर आप कॉन्कैटिनेट लिख के यूज़ कर रहे हैं ना, तो आप 2 ही कॉलम को यहाँ पे इकट्ठा कर सकते हैं, मर्ज कर सकते हैं। लेकिन अगर आपके पास कॉलम ज़्यादा हैं तो फिर एंड साइन यूज़ करना पड़ेगा आपको। जैसे मैं एग्जांपल दूं, एक कॉलम ये आ गया, मैं एंड साइन लिखता हूँ, फिर दूसरे कॉलम का नाम लिख देता हूँ, लेट्स से सिटी है, फिर तीसरे कॉलम का नाम लिख देता हूँ, डिस्ट्रिक्ट आ गया, एंड सो ऑन। तो इस तरीके से मैं मल्टीपल कॉलम्स को एक ही कॉलम में मर्ज कर सकता हूँ।
ठीक है। स्प्लिट करने के लिए आप लेफ़्ट राइट और मिड यूज़ कर रहे थे, और उसको कंबाइन करने के लिए एंड साइन यूज़ कर रहे हैं, या कॉन्काटिनेट का फंक्शन आप यूज़ कर सकते हैं। होपफुली ये भी इजी होगा। कॉलम ऐड करने का तरीका मैं आपको ऑलरेडी बता चुका हूँ। आपने न्यू कॉलम पे क्लिक करना है। न्यू कॉलम पे क्लिक करने के बाद आप उसमें कॉलम नेम देंगे, ये कॉलम नेम है, और उसके बाद इसका फॉर्मूला आ जाएगा। उसके बाद एक और बड़ी इंपॉर्टेंट चीज़ है फाइंड फंक्शन। फाइंड फंक्शन आप ये भी एक्सेल में यूज़ करते रहें। क्या करते हैं, आपको कोई एक पर्टिकुलर टेक्स्ट सर्च करना है। जैसे मेरे पास ये एड्रेसेस आ रहे हैं और मुझे देखना है कि इनमें लाहौर लिखा हुआ है या नहीं लिखा हुआ। अच्छा, अगर इसमें डाल लिया जी जी, के बीच में तो स्पेस भी कंकैटिनेट के बीच में स्पेस वही उसी तरह, ये देखें, ये स्पेस है, ठीक है, सेम वो है सिंटैक्स तकरीबन बिल्कुल से। उसी तरह से। अच्छा, अब मुझे ना एक फाइंड का फंक्शन बनाना है। फाइंड का फंक्शन में थोड़ा सा कैच है, थोड़ा सा फ़र्क है, वो मैं आपको बताता हूँ। पहले मैं आपको बताऊँगा, आपने फाइंड का फंक्शन लिखा तो एरर आ जाएगा। जिस तरह से हम करते थे, क्या करते थे, हम लिखते थे फाइंड, उसके बाद टेक्स्ट बताते थे कौन सा है। चलें जी, हमारे पास जो एड्रेस आ रहा है ना, वहाँ से हम ले लेते हैं। तो एड्रेस का कॉलम ले लिया, और उससे पहले हमने बताना होता है कि हमने सर्च क्या करना है। तो हमने यहाँ पर लाहौर सर्च करना है। लाहौर सर्च कर दो एड्रेस में, लेकिन अनफॉर्चुनेटली हर एक सेल के अंदर वो नहीं था, तो हमें एरर आ गया। अगर हर एक रो में उसको लाहौर मिल जाता तो एरर की बजाय वो यहाँ पर उसकी पोजीशन लिख देता कि लाहौर किस नंबर ऑफ करैक्टर पे जाके स्टार्ट हो रहा है। इसका हल क्या है, फाइंड फंक्शन के साथ ना एडिशनल आर्गूमेंट्स हैं डेक्स में। फर्स्ट आर्गूमेंट है उसकी स्टार्टिंग पोजीशन, आप सर्च कहाँ से करना शुरू करना चाह रहे हैं। नंबर 5, नंबर 6, नंबर 7, नंबर 10 से शुरू करना चाह रहे हैं। अब लाहौर 10 मरतबा लिखा हुआ है, आपको कौन सी पोजीशन का लाहौर चाहिए, ठीक है। तो हम इसको स्किप कर देते हैं। जब मैं दोबारा कॉमा लगाऊंगा तो ये मुझे कह रहा है कि अगर ना मिले तो फिर क्या करना है भाई, इफ़ एरर, यहाँ पर ये समझ लें इफ़ एरर है, तो फिर क्या करना है। मैं कहता हूँ फिर एक और फंक्शन लिख दो ब्लैंक का। अगर लाहौर मिल जाए एड्रेस में से तो उसकी पोजीशन लिख दो, अदरवाइज इसको ब्लैंक कर दो। अब जब मैं इसको एंटर करूँगा तो एरर ख़त्म हो जाएगा। कुछ सेल के अंदर न्यूमेरिक वैल्यूज़ आ जाएंगी और कुछ सेल ब्लैंक आ जाएंगे। अब ये देखें, यहाँ पर अगर मैं बात करूँ तो इसने लाहौर सर्च नहीं किया, क्योंकि ये केस सेंसिटिव वैल्यूज़ को सर्च करता है। यहाँ पर वो स्मॉल में लिखा हुआ था, सर व्हेन आई ट्राई टू मेक रिलेशनशिप विद द सेम कॉलम इट क्रिएट मल्टीपल रिलेशनशिप्स सम 1 2। अदनान, आप इसको नोट डाउन कर लें, इस सेक्शन के एंड पे इसको डिस्कस करते हैं आपकी स्क्रीन शेयरिंग के साथ। राइट हो गया सर। ठीक है, तो ये तरीकाकार है यहाँ पर फाइंड का फंक्शन यूज़ करने का, कि आपने फाइंड फंक्शन लिखना है, टेक्स्ट जो भी सर्च करना चाह रहे हैं। अब इसको मैं अभी भाई इसमें जो ये पहले ही कॉलम में अगर आप देखते हैं, रो में देखते हैं, तो ये फाइंड में 53 क्या आया है? 53 इज़ द नंबर ऑफ करैक्टर जहाँ से लाहौर लिखना स्टार्ट हुआ है। अगर आप इसको गिनना शुरू करेंगे ना, BILLAL, ये एक एक करैक्टर है, तो ये 53rd नंबर से जाके स्टार्ट हो रहा है। अच्छा, अभी भी कंफ्यूज है, अभी भी क्लियर वर्ड नहीं। कॉलम के हिसाब से चल रहा है। चले मैं आपको इससे ज़रा आसान एग्जांपल दे देता हूँ। मैं एड्रेस सर्च नहीं करता, मैं यहाँ से LHE सर्च करता हूँ, और LHE में सर्च करूँगा कॉलम 13 में। तो कॉलम 13 और अब देखें कॉलम 13 के अंदर फ्रेंचाइज आईडी लिखी है। अगर आपको राणा साहब ये देखिएगा ज़रा ध्यान से, ये चीज़ कॉलम 13 के अंदर फ्रेंचाइज आईडी लिखी है। अब ज़रा लेफ्ट साइड काउंट करना शुरू करेंगे, LHE कहाँ से शुरू हो रहा है। FC इज़ फर्स्ट करैक्टर, F इज़ द सेकंड करैक्टर, L इज़ द थर्ड करैक्टर। तो इसका मतलब ये है कि LHE स्टार्ट हो रहा है नंबर 3 से। तो वो नंबर 3 उसने फाइंड करके मुझे दे दिया, रिटर्न कर दिया कि मेरी रिक्वायर्ड वैल्यू कितने नंबर करैक्टर पे पड़ी हुई है। एड्रेस के केस में चूंकि एड्रेस बहुत बड़ा था, तो 53rd नंबर से लाहौर स्टार्ट हो रहा है। अंडरस्टैंड। वो कॉमा, स्पेस, हर चीज़ को काउंट करता है। ठीक है, परफेक्ट। इस पर एक चीज कंफर्म कर दीजिए कि केस सेंसिटिव को उसने जो है वो डिटेक्ट नहीं किया, तो इसमें कोई और का फंक्शन डाल सकते हैं जिसमें लाहौर में कैप्स, स्मॉल कैप्स और कैपिटल कैप। देखें आप उसमें क्या करते हैं, अब इसको करके देखेंगे हम करके कैसे देखेंगे। हम ऐसे करेंगे कि और
अब ये लॉजिकल फंक्शन की बात है, और का कॉन्सेप्ट सबको पता है ना, और का क्या मतलब है, कोई भी एक वैल्यू ट्रू हो तो रिजल्ट ट्रू ही आएगा, ठीक है। हाँ, अगर दोनों फॉल्स हो जाए तो फिर उसका रिजल्ट भी फॉल्स हो जाता है। और इसमें हम करते हैं फाइंड, और फाइंड में टेक्स्ट जो फाइंड करना है वो है या तो कैपिटल लाहौर कॉमा एड्रेस में, और यहाँ पर आप लिख देंगे ब्लैंक। एक कंडीशन ये है, दूसरी कंडीशन ये है कि फाइंड स्मॉल लाहौर, वैसे छोटा लाहौर एक जगह भी है स्वाबी के पास, एड्रेस कॉमा कॉमा और फिर उसके बाद ब्लैंक। अब स्पेलिंग किसी की जगह पे गलत ना हो तो ये उस आपको सर्च करके देगा। अच्छा, इसने ट्रू दिया रिजल्ट, और का आपको पता है कि या ट्रू होता है या फॉल्स होता है और का रिजल्ट, ये लॉजिकल वो एक कंडीशन है। तो हम यहाँ पर इफ़ कर लेते हैं और की बजाय, इफ़ लाहौर यहाँ तक इज इक्वल टू ब्लैंक कॉमा, दूसरा फंक्शन सर्च कर लो, कॉमा यही फंक्शन जो है ये सर्च कर लो। तो एक चीज़ को करने के मल्टीपल तरीका कार हैं आपके पास। एरर दे गया, एरर किस चीज़ का दिया जी, डेक्स इम्प्रेशन operations do not support comparing values of any integer with the value of, okay, so if it is less than 1 comma, इस तरह से ट्राई कर लेते हैं। अब देखें कैपिटल लाहौर का 53 था, दूसरे में नहीं आ रहा था रिजल्ट, लेकिन अब उसके केस में भी 57 हमारे पास रिजल्ट आ गया है। गॉट इट। अच्छा जी, उसके बाद और क्या क्या चीज़ें हो सकती हैं, हमने कॉन्कैटिनेट भी कर लिया, हमने फाइंड भी कर लिया, और लेफ़्ट राइट भी यूज़ कर लिए। सम मैं यहाँ पे यूज़ नहीं करूँगा, सम मैं आपको यूज़ करके दिखाऊंगा जिस वक्त हम मेजर्स लिखेंगे उसमें। अच्छा हाँ, एक और बड़ा इंपॉर्टेंट फंक्शन है डेट। बाज़ औक़ात आपके पास एक्सेल के अंदर डेट इस तरह से आती है कि किसी एक बंदे ने डेट लिखी है कि पहले आसमा मैं आपकी बात नहीं समझा, कैन वी ऐड रोज ऑफ 2 कॉलम्स यूजिंग डेक्स, नहीं समझा मैं। नहीं, आप इसको प्लीज़ बोल के बता सकती हैं, मुझे नहीं समझ में आ रही किस तरह से बात करनी है। मैं पूछना ये चाह रही हूँ कि 2 कॉलम्स की एंट्रीज को डैक्स की फंक्शन के थ्रू स्टॉप कर सकते हैं। 2 कॉलम की एंट्रीज को मतलब आप नहीं, आप अप्लाई क्या करना चाह रही हैं 2 कॉलम्स के ऊपर? सम, फॉर एग्जांपल कोई भी फॉर्मूला जैसा सम हो सकता है, एवरेज हो सकता है। जी 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 जी, आप कर कॉलम्स सकते को मैं हैं। उनके ऊपर डैक्स का फंक्शन लगाकर तीसरे कॉलम में, अब ये देखें ना हम कर क्या रहे हैं, हम जैसे, अच्छा मैं इसकी एग्जांपल देता हूँ आपको। इसी फाइंड फंक्शन की जगह पे ना हमारे पास लेट्स से 2 वैल्यूज़ कोई नंबर आ रहे हैं। अच्छा, ये लैटीट्यूड लॉन्गिट्यूड को ले लेते हैं, हम सपोज करते हैं ये लैट लॉन्ग नहीं है, ये 2 वर्ड्स है और हम इनको मल्टीप्लाई करना चाह रहे हैं। तो तीसरा कॉलम हमारा फाइंड का हो जाएगा, 2 कॉलम को हम इसमें मल्टीप्लाई करके इसका रिजल्ट दे देते हैं। जैसे लैटीट्यूड मल्टीप्लाई बाय लॉन्गिट्यूड, और ये इसका रिजल्ट आ गया। 2 कॉलम का रिजल्ट आप किसी तीसरे कॉलम में डाल दें। ये तो न्यू कॉलम आप क्रिएट करते जाएं और जितनी चीज़ें भी उसमें ऐड करना चाहें कर सकते हैं। सैयद अली शाह, अली प्लीज़ अपना माइक आप म्यूट कर देते हैं। सॉरी सर। थैंक यू। अच्छा जी, ये तो हो गए हमारे कुछ फार्मूलाज जो कि नॉर्मली हम यूज़ कर रहे होते हैं। हाँ, मैं बात कर रहा था डेट फंक्शन की। डेट का जब भी आपने कंपैरिजन करना है तो डेट का हमेशा याद रखें, आपने डेट का जो फॉर्मेट यूज़ करना है वो ये होगा, डेट, उसके बाद उसका ईयर, उसके बाद उसका मंथ और फिर डे, हमेशा ऐसे ही होगा।
उसकी तरतीब आप जो मर्ज़ी कर लें, डेटा टाइप में जब आप लिखना चाह रहे हैं, उसको डेट में कन्वर्ट करना चाह रहे हैं, तो आपका जो सीक्वेंस है वो इसी तरह से होना चाहिए। अगर इस तरह से आपकी सीक्वेंस नहीं है तो उसको एज अ डेट रीड नहीं करेगा। फॉर्मेट कैसे चेंज करना है वो सिंपल है। यहाँ से आप जाके इसका डेट या डेट टाइम जो भी सिलेक्ट करते हैं, उसके बाद इसी टेबल टूल के अंदर आप देखें तो इसमें डेट के सारे फॉर्मेट्स आ रहे हैं, कोई भी आप चूज़ कर सकते हैं यहाँ से। अगर उसके फॉर्मेट आपको पसंद नहीं आ रहे तो आई होप इसके अंदर, हाँ यस, वो भी मैं आपको बताता हूँ। अभी एक और बड़ी मज़े की चीज़ है, टेक्स्ट फंक्शन आप लोगों ने यूज़ किया होगा एक्सेल के अंदर। मैं एक एग्जांपल दे रहा हूँ यहाँ पे कि मेरे पास ये एक डेट है, मुझे इसमें से सिर्फ डे चाहिए, मुझे चाहिए डे। तो मैं क्या करता हूँ, टेक्स्ट 4 टाइम डी लिखता हूँ तो वेडनेसडे लिखा हुआ आ गया। अच्छा, मुझे इसमें से ईयर डैश डेट चाहिए, तो मैं क्या करता हूँ, टेक्स्ट वैल्यू कॉमा तो ये ईयर डैश डे दे देता है। यही काम हम डेक्स में कर सकते हैं, लेकिन फार्मूला ये नहीं है। वहाँ पर जाकर ना थोड़ा सा फ़र्क पड़ जाता है। इसमें सिर्फ नाम चेंज हुआ और कुछ नहीं चेंज हुआ। नाम इसका हो गया फॉर्मेट। लेट्स से मेरे पास जो लैटिट्यूड का कॉलम है, इसमें मैं 2 डेसिमल प्लेसेस तक रहना चाहता हूँ, तो मैं क्या करूँगा, 0.00 और इसको मैं क्लोज कर दूंगा, तो ये 2 डेसिमल प्लेसेस रखेगा, बाकी की सारी राउंड अप कर देगा। लेकिन एक चीज़ ध्यान में रखिएगा, एक्सेल में टेक्स्ट फंक्शन यूज़ करें या पावर बीआई में डेक्स में जाके आप फॉर्मेट फंक्शन यूज़ करें, आपकी वैल्यूज़ जो है वैल्यूज़ नहीं रहती, वो उसमें टेक्स्ट में कन्वर्ट हो जाती हैं। अब ये नंबर्स नहीं है, ये कैलकुलेट नहीं हो सकते। अगर आप गौर करें तो यहाँ पर ये देखें लिखा हुआ है टेक्स्ट, इसका डेटा टाइप टेक्स्ट हो गया। मैं कन्वर्ट करूँगा तो वो वापस उसी चीज़ पे चला जाएगा जिस पे पहले था। अब डेट को भी फॉर्मेट कर सकते हैं, जैसे मिसाल के तौर पे आपके पास डेट है टुडे, ये उसी तरह से है, और इसका आपको सिर्फ और सिर्फ डे चाहिए, तो आपने 4 टाइम या 3 टाइम डी लिखा या 2 टाइम डी लिखा तो आपके पास इसका डे आ जाएगा। यहाँ पे साथ साथ फाइंड के नाम से जो हमने कॉलम बनाया था उसमें आप देख भी सकते हैं। तो फॉर्मेट फंक्शंस। अच्छा, एक और चीज़, कोई एक वैल्यू है उसको आपने परसेंटेज में कन्वर्ट करना है। जैसे फॉर एग्जांपल हमारे पास इसमें हम अगेन लैटिट्यूड को ले लेते हैं, लैटिट्यूड है और इसको मैं इन द फॉर्म ऑफ परसेंटेज शो करना चाहता हूँ। जीरो %। डेसिमल प्लेसेस चाहिए तो 0.0 कर दें, तो डेसिमल के साथ आ जाएगा। लेकिन ये देख लें, इसने 100 के साथ मल्टीप्लाई भी किया, उसको परसेंटेज में कन्वर्ट किया। अलबत्ता है ये टेक्स्ट कॉलम। अच्छा, ये तो थी सिंपल डेक्स फंक्शंस। अब इसको थोड़ा सा ना एडवांस लेवल की तरफ देखते हैं कि एडवांस क्या चीज़ें की जा सकती हैं। आप लोग वी लुकअप यूज़ करते रहें, बड़ा सिंपल सा फार्मूला है और आई होप कि सबको वी लुकअप के बारे में पता होगा। अगर किसी को वी लुकअप की बेस का नहीं पता तो मैं आपको बता देता हूँ। एनीबॉडी जिसको वी लुकअप के बारे में ना पता हो एक्सेल का, ग्रेट, सबको पता है। अच्छा, यहाँ पर ना वी लुकअप कोई नहीं है। आपने ये चीज़ ज़हन में रखनी है कि डेक्स में वी लुकअप नहीं है। हाँ, हम मल्टीपल फंक्शंस को यूज़ करते हैं और उससे वी लुकअप की तरह का काम ले लेते हैं। जैसे हम वहाँ पे इंडेक्स मैच भी यूज़ कर लेते थे, इंडेक्स स्मॉल फाइंड भी यूज़ कर लेते थे। यहाँ पर भी हम इंडेक्स मैच तो डेफिनेटली यूज़ कर सकते हैं, लेकिन उसका एक बड़ा ज़बरदस्त ऑल्टरनेट है। ये देखें, मैंने न्यू मेजर क्रिएट कर दिया है। ये मुझे नहीं क्रिएट करना था, मुझे क्रिएट करना था न्यू कॉलम। मुझे क्रिएट करना था न्यू कॉलम। अब मैं क्या करने जा रहा हूँ, दूसरे टेबल से, ये हमारा साइट हायरार्की का या टेबल का नाम क्या है जी, साइट्स का जो टेबल है,
वहाँ से मैं रीजन पिक करके यहाँ पे लेके आना चाह रहा हूँ, क्योंकि मेरे पास अनफॉर्चुनेटली रीजन नहीं लिखा हुआ है इसके अंदर। ये देखिए कहीं पे भी रीजन नहीं है। तो मैं क्या करता हूँ, मैं कॉलम ऐड करता हूँ और कॉलम का नेम मैं रख देता हूँ रीजन, और फॉर्मूला है लुकअप वैल्यू। इसका सिंटैक्स अपने पास कहीं पर नोट कर लें, क्योंकि ये थोड़ा सा कंफ्यूज करता है जब हम वी लुकअप के साथ इसको कंपेयर करने लग जाते हैं। तो कॉलम वैल्यू, अब जो कॉलम मुझे चाहिए वो दूसरे टेबल में है, तो जब दूसरे टेबल में है तो उस टेबल का नाम मुझे पहले देना पड़ेगा। वो टेबल का नाम है साइट, साइट्स आई थिंक, यस। उस टेबल का नाम साइट्स है और उसके अंदर है रीजन के नाम से कॉलम, जो कि कोई यहाँ पे होगा मेरे ख्याल में, कॉलम 13-14 समथिंग होगा। हाँ ये सब रीजन, परफेक्ट। तो पहले मैं लिखूंगा टेबल नेम, फिर जिस कॉलम की वैल्यूज़ मुझे चाहिए वो लिखूंगा, फिर जिस कॉलम के साथ मैंने मैच करना है। अब साइट्स में से ही मुझे उसी टेबल में साइट आईडी देखनी है कि साइट आईडी जो जिसकी बेस पे वी लुकअप करना चाह रहा हूँ। फिर मैं दूंगा वो क्राइटेरिया जो मैंने वहाँ पे जाके सर्च करना है, जो कि इसी टेबल के अंदर है। तो इसी टेबल का डेटा लेने के लिए मुझे टेबल नेम लिखने की ज़रूरत नहीं है, मैं सिंपली उस कॉलम का नाम लिख दूंगा। तो ये इस साइट को जाके सर्च करेगा दूसरे टेबल की साइट्स में और वहाँ से रीजन उठा लेगा। अब इसको आपने जैसे वहाँ से लेफ़्ट टू राइट टू पढ़ते थे ना, यहाँ से राइट टू लेफ़्ट पढ़ें। सबसे पहले क्या है, साइट्स, यानी कि साइट्स कॉलम इसी टेबल का उठाएगा, दूसरे टेबल में जाएगा साइट्स वाले में, वहाँ पे जाके साइट आईडी का कॉलम है उसमें सर्च करेगा और उसके अगेंस्ट जो सब रीजन का कॉलम है उसकी वैल्यूज़ ला के यहाँ पे पेस्ट कर देगा। हाँ जी, अब बताएं किसको समझ आ गया या सिर्फ इसके अलावा?